हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग वेक्टर एनालिसिस के सीरीज़ में आज हम लोग कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करेंगे। इनसे जुड़े कुछ आइडियाज़ को जानेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, कोप्लेनर वेक्टर। को मतलब सेम होना चाहिए। को वर्ड वैसे भी म्यूचुअल वर्ड है, किन्हीं दो चीज़ों के लिए आता है। तो को वेक्टर यानी कोई दो वेक्टर की बात हो रही है, सॉरी कोप्लेनर वेक्टर। तो को का मतलब सेम, प्लेनर का मतलब वो किसी सेम प्लेन पे होने वाले हैं, और क्या वेक्टर। तो किसी सेम प्लेन पे अगर दो वेक्टर हैं तो उनको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर, और अगर वो सेम प्लेन पे नहीं होंगे तो उनको हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। देखिए, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर का आइडिया क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए वेक्टर एनालिसिस से हम लोग जैसे 3D की तरफ मूव करते हैं तो ये कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का आइडिया जनरलाइज होता है जाके 3D में ही। असल में यहाँ पे हम लोग उसकी वेक्टर मेथड से जो एनालिसिस है वो कर लेते हैं, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें 3D में जाके मिलता है। तो आगे हम लोग जब 3D डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में, तो आगे हम देखेंगे इसका और क्या एप्लीकेशन है। यहाँ पे हम जस्ट इंट्रोड्यूस होते हैं इससे जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स हैं, कॉरलरी हैं, उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत कुछ काम का मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो देखिए, कोप्लेनर वेक्टर का सीधा सा मतलब है कि कोई दो वेक्टर ऐसे हमें चूज़ करने हैं जो सेम प्लेन शेयर करें। जैसे किसी प्लेन पे, और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, किसी प्लेन पर कोई दो वेक्टर हैं अगर मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए दो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अगर वो कोप्लेनर वेक्टर हैं दैट मीन्स एक प्लेन पर हैं, तो या तो वो पैरेलल होंगे या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है किसी भी प्लेन पर आपको। जैसे ये कोई प्लेन है मान लीजिए, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर हैं, या तो वो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने प्लेन इतना बड़ा बनाया तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ यही प्लेन है। प्लेन की लेंथ अथाह होती है। तो जैसे ही दो वेक्टर अगर पैरेलल नहीं है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए वेक्टर हमारे इस टाइप के हैं, तो ये कहीं आगे का इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि पीछे इनकी पॉसिबिलिटी बनती नहीं दिख रही। अगर मान लीजिए वेक्टर हमारे कुछ इस तरह के हैं, ठीक है, इस तरह के हैं, तो ये कुछ यहाँ ऐसे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि पीछे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही कहीं से। तो कहने का मतलब बस यही कि दो अगर वेक्टर हैं तो या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर पैरेलल होंगे तो बात ही खत्म। तो कुछ मिला के किसी प्लेन पर किन्हीं दो वेक्टर्स की दो पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप प्लेन चेंज कर दें तो इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी कहा जाती है कि वो या तो पैरेलल ना हो और या तो इंटरसेक्ट भी ना करें। जैसे कि अगर मान लीजिए एक प्लेन ये है मेरा, एक प्लेन ये है मेरा, तो देखिए इन दोनों प्लेन पर हम ऐसे दो वेक्टर पा सकते हैं जो ना तो पैरेलल है ना तो इंटरसेक्टिंग है। जैसे कि इस प्लेन पे मैं एक वेक्टर ये ले लेता हूँ, इस प्लेन पे वेक्टर मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए दोनों पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि ऐसा केस जब हम, ये केस हमको कब मिला, जब हम नॉन कोप्लेनर टी की तरफ गए। तो कुल मिला के किसी प्लेन पर किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में दो ही सिचुएशंस होंगी, ठीक है। तो आगे हम लोग एक थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतना आइडिया आप लोग को आई थिंक लग गया होगा कि कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए एक हम थ्योरम पहले लिखते हैं, फिर उसको छोटा सा प्रूफ है उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। थ्योरम फर्स्ट, ठीक है। अगर देखिए ए बी, ठीक है, अगर ए बी कोई दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं किसी प्लेन पर, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा कोई प्लेन है, ठीक है। इसको मैं ए वेक्टर नाम दे देता हूँ, ओ इसको बी नाम दे देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और ठीक है, तो इसमें अगर कोई दो वेक्टर ओ ए ओ बी हैं, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर आर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई आर इज इक्वल टू, अगर ओ ए है तो ओ ए, और इस डायरेक्शन में अगर हम यूनिट वेक्टर ओ ए वेक्टर है ये, ठीक है, ओ ए वेक्टर को हम नाम दे देते हैं ए वेक्टर। अगर सॉरी अभी मैं पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दूँ, फिर मैं इसको प्रूफ करता हूँ। मैं प्रूफ करने की तरफ चलने लगा था, ठीक है। थ्योरम क्या बोलती है पहले उसको लिख देते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन
collinear vectors, then there exists a vector R which is coplanar to A and B, which is coplanar to A and B, to A and B, represented by R is equal to XA प्लस YB, ठीक है, XA प्लस YB, ठीक है, प्रोवाइडेड X एंड Y आर स्केलर्स, ठीक है। आप कोई और भी नोटेशन ले सकते थे स्केलर का, मैंने यहाँ X और Y लिया, ठीक है। तो ये है थ्योरम हमारी। अब चलिए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे जो रिजल्ट डिस्कस करेंगे उसमें ये बहुत की रोल प्ले करेगा, और ये वैसे भी। चलिए इसके प्रूफ की बात करते हैं हम। तो देखिए यहाँ इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है, कहीं से भी मुश्किल नहीं आएगी। देखिए एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट आपको क्लियर कर दूँ। किसी प्लेन पे अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, नॉन कोलिनियर वेक्टर किसी प्लेन पे दिए गए हैं, तो हम उनका उसी प्लेन पर कोई एक तीसरा वेक्टर खोज सकते हैं जो उन दोनों के टर्म्स में, या उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बोले, उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ सम स्केलर टाइम्स उन दोनों का वेक्टर का मतलब कॉम्पोजिशन है, मतलब कोई नया वेक्टर मिल रहा है जो किस सम स्केलर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन विद रिस्पेक्टिव वेक्टर्स, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं फटाक से, एक प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दो वेक्टर मुझे लेने हैं, ए और बी पहले, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ठीक है, ठीक है, और ये मेरा ओ पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? मेरा ए वेक्टर हो जाएगा, और ये वेक्टर मेरा बी वेक्टर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ओ ए वेक्टर मेरा ए है, ओ बी वेक्टर मेरा बी है, ठीक है, इतना ठीक है। अब देखिए मुझे एक ऐसे वेक्टर की खोज करनी है जिसका पोजीशन वेक्टर आर हो और इससे रिप्रेजेंट किया जाए। तो मैं कोई पी वेक्टर यह मान लेता हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर आर है मान लेते हैं, ठीक है, यही आर होगा मेरा, ठीक है। तो ये जो पी है, ठीक है, अब इससे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक अजम्पशन हम अगर थोड़ा और जनरलाइज ले लें, यहाँ पे हमने जो एक्सेसेस ली हैं वो क्या है? रेक्टेंगुलर एक्सेसेस ली हैं। तो वैसे रेक्टेंगुलर से करेंगे तो और इजीली आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अभी जनरल वे में करें, रेक्टेंगुलर से करेंगे तो और भी ईजी होगा, क्योंकि हम अभी रेक्टेंगुलर एक्सेस वाले केस को, इसका पर्टिकुलर केस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको नॉन रेक्टेंगुलर ले लें, कोई भी दो एक्सेस ले लें, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है, यहाँ उन्होंने ये नहीं बोला कि ए और बी कोई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस के अलॉन्ग है, ठीक है, इन्होंने कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर की बात की। तो अगर उससे करें तो वो ज़्यादा जनरल रिजल्ट होगा, अदरवाइज इससे तो बहुत ही आसानी से आने वाला है, ठीक है। हम थोड़ा जनरल की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सही नहीं होगा, मतलब सही नहीं इन द सेंस कि ये पर्टिकुलर की बात हो जाएगी। अभी हम पहले जनरल की बात कर लें, फिर हम इस वाली केस पे भी आएंगे अभी, ठीक है। शायद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका भी डिस्कशन करेंगे, जब हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेसेस ले लेंगे तब कैसी सिचुएशंस आएगी, ठीक है। उस पर हम बात अभी और डिटेल में करेंगे, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पर हम दो ऐसे ले लेते हैं, ये जनरल केस है, आप समझ रहे होंगे। अगर हम इस केस को डिस्कस कर लेंगे तो हम परपेंडिकुलर एक्सेसेस के बीच में का डिस्कशन बहुत आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको ए है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये ओ ओरिजिन है, ठीक है। अब मुझे किसी एक आर वेक्टर की तलाश है, मान लेते हैं ये आर है, ठीक है, इसके पोजीशन वेक्टर आर है और ये पी वेक्टर है, ठीक है। तो चलिए अब मुझे बस यही आर की वैल्यू वेरीफाई करनी है। तो इसके लिए करिए क्या, एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ड्रॉ ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसको चाहे तो हम मिला देते हैं, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट अब करने जा रहे हैं, ठीक है। और इधर से इधर कुल मिला के आप समझ रहे होंगे मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं एक समांतर चतुर्भुज कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ जो इसके पैरेलल हो, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल, ठीक है, इतना ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसको पॉइंट डी नाम दे देते हैं, इसको नाम ई दे देते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो ओ डी वेक्टर है वो ओ ए के अलॉन्ग है, ओ ए के अलॉन्ग है। तो देखिए, तो ये अगर ए है, ठीक है, तो ये
इसी डायरेक्शन में, तो इसका ये सम स्केलर मल्टीपल होगा। जाहिर सी बात है जो स्केलर आएगा वो 1 से कम होगा, क्योंकि ये पूरा अगर a है तो ये उसका कोई छोटा सा हिस्सा है। तो इसको हम सम स्केलर, यहाँ चूँकि एक्स वाई यूज़ किए गए हैं तो हम इसको x इंटू ए लिख सकते हैं, OD की वैल्यू हो जाएगी, बोलिए। और उसी तरीके से सेम ये b वेक्टर है असल में, तो ये वाला जो होगा मेरा वेक्टर OE, इसको मैं YB लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी मैंने किया क्या, OD, ये थोड़ा प्रूफ है, यहाँ मिला मत दीजिएगा आप लोग। OD वेक्टर क्या है मेरा, XA वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि OD इज़ पैरेलल टू OA, और आपको पता होगा पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन से हम ये चीज़ लिख पाए। सिमिलरली OE वेक्टर जो होगा मेरा वो YB वेक्टर होगा। कैसे, क्योंकि OE वेक्टर जो है मेरा OB के पैरेलल है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने लिख ली। अब आप देख रहे होंगे तुरंत दिख रहा है आंसर हमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, OP वेक्टर क्या है, R वेक्टर है। OP को हम क्या लिख सकते हैं, OD प्लस DP, बोलिए, OD प्लस DP वेक्टर लिख सकते हैं। और देखिए OD वेक्टर क्या है मेरा, XA वेक्टर, ठीक है। और DP वेक्टर क्या है, DP वेक्टर इज सेम एज OE वेक्टर, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही इसको पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया है। तो पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। तो DP वेक्टर OE वेक्टर होगा। यहाँ हम लिख लेंगे साइड में कि DP इज सेम एज OE इज सेम एज YB वेक्टर। तो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट YB लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही मुझे प्रूफ करना था कि अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर किसी प्लेन पे दिए गए हों तो हम एक ऐसा वेक्टर खोज सकते हैं जो उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि अगर किसी प्लेन पे दो नॉन कोलिनियर वेक्टर दिए गए हैं तो हम एक तीसरा वेक्टर खोज सकते हैं जो उन दोनों वेक्टर्स के क्या होगा, कोप्लेनर होगा, ठीक है। होप आप ये समझ रहे होंगे। इसके अब जो नेक्स्ट थ्योरम हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसका एप्लीकेशन होगा वहाँ पर, ठीक है। तो होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो थ्योरम सेकेंड है। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं उनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर कुछ प्रॉब्लम का भी सेट लाएंगे जिससे आपको और आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट थ्योरम है, ये है कि अगर ABC तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर तीन इफ़ ABC आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है। यहाँ बोलेंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स सच दैट, एक कंडीशन दी है, सच दैट क्या, XA प्लस YB प्लस ZC इज इक्वल टू 0। ये एक दिया है कि अगर कोई ABC नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तीन, ठीक है। ये देखिए सेम प्लेन को नॉन कोप्लेनर बोल दिया तो सेम प्लेन पे कभी नहीं होंगे, ये तो बात डन है, ठीक है। तो तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं विद दिस कंडीशन, तो क्या होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड ये सब क्या है, स्केलर हैं। अभी हमने बात की थी इनकी ना X Y Z आर स्केलर, देन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, कि अगर ABC तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं विद द कंडीशन सम स्केलर टाइम्स A प्लस सम स्केलर टाइम B प्लस सम स्केलर टाइम C इक्वल टू नल वेक्टर, देन ये जो स्केलर्स होंगे वो 0 होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछली जो थ्योरम थी ये उसी का रिजल्ट है, उसी से ये दिख जाएगा आपको। कैसे, पिछली थ्योरम में हमने कुछ प्रूफ किया था R इज इक्वल टू सम XA टाइम प्लस YB टाइम। अगर हम इस ZC को उधर ले जाएं और R से बोलें तो देखिए ये किस चीज़ में प्रूफ हुआ था, जब A और B सेम प्लेन पर थे और R उनके कोप्लेनर था, मतलब ये सेम प्लेन पे कोप्लेनर हो गया था तो हम ऐसे लिख पा रहे थे। लेकिन जब ये कोप्लेनर नहीं होंगे तो हम ऐसे लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसा नहीं लिख पाएंगे। और अगर आप ऐसा लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तभी आप लिख पाएंगे जब ये साइड 0 होगी, ये साइड 0 होगी। ये साइड 0 होगी तो यानी R यानी ZC, तो ये 0 कब होगा, क्योंकि C नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, क्योंकि 0 वेक्टर तो 0 वेक्टर का केस यहाँ पे नहीं ले पाएंगे हम लोग। तो ये ZC, C 0 होना नहीं है तो Z को 0 होना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से Z 0 हो जाएगा, और जब ये 0 वेक्टर होगा, 0 वेक्टर है, देखिए A B नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो ये 0 नहीं होंगे ना, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली X और Y को 0 होना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पिछली थ्योरम इससे क्या हो रही है, पूरी तरीके से वैलिड है। तो बस इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, एक लाइन का प्रूफ है, फटाफट देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
पिछली थ्योरम से ही रिलेटेड है लेकिन थोड़ी दूसरे शब्दों में है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, एक लाइन का है। मान लीजिए देखिए जब कभी कभी क्या होता है प्रूफ्स हमें करने होते हैं और अगर हम सीधा तरीके से प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो हम कंट्रापोजिटिव या उसको उल्टा वाला जो जिसको हमें प्रूफ करना होता है उसको हम क्या ले लेते हैं, उसको गलत मान लेते हैं, फिर एट लास्ट ये दिखा देते हैं कि जो गिवन था उसमें कहीं कहीं कोई दिक्कत है जबकि वो सही होता है। तो इससे हम इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड। तो हम यही वाला कंट्राडिक्शन मेथड से ही इसको प्रूफ करने की कोशिश करें। इन्होंने बोला है कि ये दिखाओ ये सब क्या है, ज़ीरो है। तो यानी अगर हम इसमें से कोई भी एक मान ले कि वो नॉन ज़ीरो है तो ये तो गलत हो गया ना, तो हम मान लेते हैं एक्स नॉन ज़ीरो है, ठीक है। लेट इफ़ पॉसिबल, ठीक है, लेट इफ़ पॉसिबल x इक्वल टू नॉन जीरो, ठीक है। अगर x नॉन जीरो हो गया तो देखिए ये एक्सप्रेशन से देखिए इसको मैं बोल देता हूँ 1 फ्रॉम 1 क्या होगा, देखिए x नॉन जीरो है तो एक्स ए को एक साइड ही रखिए, मतलब माइनस एक्स ए टाइम ले जाइए और इसको हम लिख लेते हैं वाई बी प्लस जेड सी। बोलिए इतना एग्री करते हैं। तो ए वेक्टर की वैल्यू देखिए यहाँ से साफ साफ दिख जा रही है माइनस वाई अपॉन एक्स, चूँकि एक्स नॉन जीरो है तो ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा, ठीक है। ये हो जाएगा जेड अपॉन, ठीक है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को दीजिए, इस एक्सप्रेशन को देखिए और पिछली थ्योरम को थोड़ा याद कीजिए। ऐसा ही कुछ हमने लिखा था, यहाँ आर था, बस इसको आर से रिप्लेस करिए, इसको एक्स वेक्टर से रिप्लेस कर दीजिए, एक्स डैश से कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है यहाँ एक्स आ चुका है, इसको वाई डैश से कर दीजिए, तो देखिए, और यहाँ ए और बी कर दीजिए, मतलब कोई भी दो वेक्टर हैं जो, ठीक है। तो इसको आप कंपेयर करके देखिए वहाँ पे ये कब हो पा रहा था, जब ये वेक्टर इन दोनों के कोप्लेनर था, ठीक है। यानी कि इन दोनों की कोप्लेनर था, यानी ये तीनों वेक्टर क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। हालांकि तीन वेक्टर की कोप्लेनरिटी की बात नहीं करते हैं, तीन वेक्टर कोप्लेनर का कहने का मतलब है कि आप उनके दो दो पेयर वाइज लीजिए, अगर कॉम्बिनेशन वो कोप्लेनर हो। तो आप जैसे तीन वेक्टर हैं तो पहला दूसरा कोप्लेनर हो, दूसरा तीसरा हो, पहला तीसरा भी हो, ठीक है। वैसे पहला दूसरा दूसरा तीसरा हो गया तो पहला तीसरा हो ही जाएगा कोप्लेनर, तब आप बोलते हैं तीन वेक्टर का कॉम्बिनेशन कोप्लेनर है। तो यहाँ देख लीजिए साफ साफ दिख रहा है आपको कि ए बी सी तीनों क्या है, कोप्लेनर। इससे अगर आप पीछे वाली थ्योरम को मिलाते हैं, जबकि यहाँ पे क्या दिया गया है, ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, यानी आपकी जो बात गिवन थी वो गलत हो गई, जबकि वो ऐसा है नहीं। ये तो हमें दिया गया, दैट मीन इसमें कुछ सच्चाई है, यानी हम गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं, जो इसको नॉन जीरो ले रहे हैं। सिमिलरली आप y को नॉन जीरो लेके दिखा दीजिए, सिमिलरली z को लेके दिखा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये कहने का मतलब है कि ये अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर ए बी सी हैं और एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी अगर ज़ीरो हो रहा है, ये उसी केस में पॉसिबल होगा जब एक्स वाई जेड जो स्केलर्स हैं वो तीनों ज़ीरो होंगे, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं। दो रिजल्ट और हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। आपको समझ में आएगा, इतनी जल्दी भी नहीं करेंगे कि आपको समझ में ना आए ठीक है। चलिए तो एक नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम लोग। अब देखिए इतना तो हमने समझ लिया कि कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर की डेफिनेशन क्या थी, उससे जुड़े हुए कुछ रिजल्ट्स पढ़ लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे हम किसी स्पेस में हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की मदद से, जैसे हमने 2D में बोला जाए, जो फर्स्ट वाला रिजल्ट था वो 2D में था कि अगर फर्स्ट वाला रिजल्ट, अब जो हम प्रूव करने वाले वो कहीं से रिलेटेड नहीं, क्योंकि वो कोप्लेनर था। अब हम जो प्रूव करने वाले नॉन कोप्लेनर, तो उससे मत मिलाइए। मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं क्या प्रूव करने वाला हूँ। मान लीजिए ए बी सी तीन कोई नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो देयर एग्जिस्ट एक आर वेक्टर मिलेगा जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। यानी कि एक आर वेक्टर ऐसा मैं ढूंढ के दिखा दूंगा जो एक्स ए वेक्टर एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी होगा, ठीक है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पैरेललोपाइप्ड की मदद लेंगे, ठीक है। और देखिए ये जो एक्सप्रेशन होगा आर का, किसी पॉइंट का आर वेक्टर का, वो यूनिक होगा। इसको भी हम बात करेंगे, तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आता रहे, क्योंकि इसका 1 से 2 मिनट में प्रूफ होगा, तब तक में आप कहीं भूल ना जाए, इसके लिए मैं लिख देता हूँ। इफ़ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक वेक्टर R इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, ठीक है। ये एक यूनिक वेक्टर हम खोज पाएंगे,
ठीक है। ये यूनिक भी बोला है, इसको लास्ट में इसको भी वेरीफाई करेंगे कि यूनिक ही क्यों है और कोई क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं फटाक से, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट वाले अभी सेकंड रिजल्ट प्रूफ कर रहे थे, वहाँ पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस लेने की कोशिश कर रहे थे, तो कोई ज़रूरी नहीं आप परपेंडिकुलर मत लीजिए, अभी तो हम यही सजेस्ट करेंगे। तो मान लीजिए एक पैरेललोपाइड हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसी के बेस पे थोड़ा सा इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये कुछ यूँ, ये कुछ यूँ, ये कुछ यूँ। चूँकि ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर दिए इसीलिए हमको पैरेललोपाइड की मदद ली है, 3 डायमेंशनल फिगर की लेके, क्योंकि इसमें देखिए 3 एक्सेसेस होंगे। हम यहाँ परपेंडिकुलर एक्सेसेस नहीं बोल रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि उसके लिए फिर तो बड़े आसानी से हो सकता है काम, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 बस ले रहे हैं एक्सेसेस, ठीक है। ये मेरा मान लेते हैं OA, ठीक है। ये OB या C ले लेते हैं, क्योंकि Z अमूमन लिया जाता है इसको, ये OB, ठीक है। होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैं इसको नया नाम दे देता हूँ D, ये मेरा वेरिएबल पॉइंट होगा P, ठीक है। P, इस पर अभी कोऑर्डिनेट नहीं लेते हैं, सिर्फ P लिख देते हैं इसको, ठीक है। अभी हम कुछ एडिट करना होगा तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसको D नाम दे देते हैं, इसको E नाम दे देते हैं, इसको F नाम दे देते हैं, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, इनको कुछ और नाम दे देंगे अभी ज़रूरत पड़ी तो, FG दे दीजिए, ठीक है, H दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमको ये दिए गए हैं, ठीक है। OA वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हम मान लेंगे A वेक्टर, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं साफ साफ, OA का पोजीशन वेक्टर A है, OB का पोजीशन वेक्टर मेरा B है और OC का पोजीशन वेक्टर मेरा C है। तो देखिए पहले वाले रिजल्ट से हमने किया था, जब OD क्या है, OA के कोलिनियर है और OA का पोजीशन वेक्टर X है, तो OD का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सम X टाइम A, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूंगा एक साथ, सम स्केलर XYZ, देखिए सेम ऐसे ही मैं लिखने वाला हूँ। OD लिख दिया मैंने, OE क्या होगा, Y टाइम्स B होगा, बोलिए OE वेक्टर, ठीक है। और OF वेक्टर मेरा क्या होगा, सम Z टाइम C वेक्टर। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम ये OP वेक्टर ही हमको फाइंड आउट करना है। पिछले देखा था हम लोगों ने, ये फर्स्ट वाले में भी हम ऐसा ही कुछ एक R वेक्टर की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे, जब वो 2 कोप्लेनर वेक्टर गिवन थे, तो उसी प्लेन पे हम कोई तीसरा वेक्टर खोजना चाह रहे थे जो उन दोनों के कोप्लेनर। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग है, यहाँ पे 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर गिवन है, तो हमको एक वेक्टर खोजना जो इन तीनों की मदद से लिखा जाएगा। वो ये ऑलवेज पॉसिबल है, ये ऑलवेज पॉसिबल है, ठीक है। वो भी ऑलवेज पॉसिबल था कोप्लेनर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए OP वेक्टर की हमें तलाश है। OP वेक्टर है क्या, देखिए OP वेक्टर का पोजीशन वेक्टर R हमने एज्यूम किया है, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या हो गई, OP वेक्टर हो गई, ठीक है, डन। तो देखिए OP को हम लिख कैसे सकते हैं, OP को हम लिख सकते हैं OD प्लस DP वेक्टर लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ से आपको कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए OD वेक्टर हमें नोन है, OD वेक्टर को हम तुरंत XA वेक्टर लिख लेंगे। अब लेकिन DP वेक्टर को थोड़ा डिड्यूस करना पड़ेगा, यहाँ से आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हल्का सा, ठीक है। DP वेक्टर को हम इस ट्रायंगल पे अगर देखें तो DP को हम पढ़ें चाहे इधर से DG पढ़ें पहले, फिर GP पढ़ लें, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं, देखिए DP वेक्टर को DG वेक्टर प्लस GP वेक्टर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए DG वेक्टर क्या है, ये OF के पैरेलल है, पैरेललोपाइड है, इसमें साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगे, ठीक है। साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो देखिए OF जो है वो DG के बराबर है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, OF जो है DG के पैरेलल है और OF जो है वो DG के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली जो GP है वो OE के पैरेलल है, जो GP है वो OE के पैरेलल है, ठीक है। और GP जो है वो OE के बराबर भी है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा और यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो OD DG की वैल्यू में क्या रख दूंगा, OF, और GP की वैल्यू क्या रख दूंगा, OE। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे OD OE OF, देखिए तीनों चीज़ें मिल गई। ये तुरंत इसको हम लोग लिख देंगे R वेक्टर की वैल्यू XA प्लस YB प्लस ZC प्रोवाइडेड, ये हो गया, ठीक है, प्रोवाइडेड XYZ आर स्केलर्स, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब यूनिकनेस की बात की थी, यूनिकनेस देख लेते हैं कैसे यूनिक है। देखिए हमने यहाँ जो P वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माना है, ये असल में डायगोनल फॉर्म करेगा, ठीक है। ये डायगोनल है, फॉर्म क्या करेगा, फॉर्म तो हो ही गया है, ठीक है। ये जो OP वेक्टर है ये डायगोनल होगा पैरेललोपाइड का, ठीक है। और आप एक चीज़ देखिएगा, ये अगर OP को हम डायगोनल लेते हैं, वैसे इसके और भी डायगोनल्स हैं, अगर हम OP को कंसीडर करते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर जो कि डायगोनल फॉर्म कर रहा है, तो OP वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो ये OD OE OF
इससे जो पैरेललोपाइड बनेगा वो यूनिक एक ही बनेगा। दैट्स वाई ये जो रिप्रेजेंटेशन है ओपी वेक्टर का, आर वेक्टर जो है ये यूनिक होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है यूनिक वेक्टर। बाकी ये आपको दिख गया होगा। होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर वेक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगले वीडियो में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। जय हिंद, वंदे मातरम।